Today we will study spectroscopy, and in this series today's topic is क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रम का वर्गीकरण। स्पेक्ट्रम कितने तरह के होते हैं, जैसा कि हमने कल पढ़ा था। स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम, ये हम कल पढ़ चुके हैं। इसके आगे हम प्रोसीड करेंगे कि उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम पुनः दो तरह के होते हैं, सतत और असतत स्पेक्ट्रम, और असतत स्पेक्ट्रम पुनः दो तरह के होते हैं, रेखीय और बैंड स्पेक्ट्रम। अब सतत स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त हो रहा है, चाहे वो अवशोषण स्पेक्ट्रम हो या उत्सर्जन स्पेक्ट्रम हो, तो पर्दे पे प्राप्त स्पेक्ट्रम की जो कलर्ड पट्टियाँ जो परिक्षेपित होती हैं, अगर ये इन पट्टियों में स्पष्ट रूप से अलगाव नहीं होता, ये कंटिन्यूस होती हैं, सतत होती हैं, डिफ्यूज्ड होती हैं, तो उसे हम सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। और अगर वो डिसकंटिन्यूस होती हैं तो उसे हम डिसकंटिन्यूस या असतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। असतत स्पेक्ट्रम चूँकि वो सतत नहीं होते हैं दिखने में, इसलिए दो तरह के होते हैं, रेखीय स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। रेखीय स्पेक्ट्रम हमेशा तत्वों से प्राप्त होता है, जिसमें श्रेणीबद्ध रेखाएं प्राप्त होती हैं और दो क्रमागत रेखाओं के बीच में अंधकारयुक्त स्थान होता है। बैंड स्पेक्ट्रम जो है अधिकतर अणुओं के द्वारा प्राप्त होता है, और इसको भी अगर हम उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से देखें तो वो भी एक लाइनों का समूह होता है, इसे हम बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर और उसकी क्रियाविधि। अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है? वह उपकरण जिनके द्वारा यौगिकों का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है उसे प्रकाशिक उपकरण या ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, और इसके कई पार्ट्स होते हैं। इन सब उपकरणों का जो कार्य सिद्धांत सबका एक ही होता है, इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया। सबसे पहला पार्ट है रेडिएंट सोर्स। सोर्स से हम पर्याप्त तीव्रता और अभिष्ट तरंगदैर्घ्य परास के इंसिडेंट जो रेडिएशंस हैं वो प्राप्त करते हैं, और अलग अलग तरंगदैर्घ्य परास के लिए अलग अलग प्रकार के स्रोत काम में लेते हैं। अलग अलग तरह के स्रोत जो हैं, जैसे दृश्य प्रकाश और निकट पराबैंगनी और निकट अवृक्त क्षेत्रों के लिए हमें साधारण कांच में बंद टंगस्टन तंतु लैंप का उपयोग किया जाता है। पराबैंगनी क्षेत्र के लिए हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम लैंप उपयोग में लाए जाते हैं। IR रीजन के लिए ग्लोअर और नॉन ग्लोअर प्रकाश स्रोत होते हैं। ग्लोअर सिलिकॉन कार्बाइड की छड़ होती है, और इसको हम पराबैंगनी क्षेत्र के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रतिदर्श कोष्ठ या सैंपल सेल। जिस पदार्थ का परीक्षण करना होता है उस पदार्थ का उचित विलायक में विलयन बनाते हैं, और उस विलयन को रखने के लिए प्रतिदर्श कोष्ठ का यूज़ करते हैं। यह कोष्ठ और विलायक दोनों ही ऐसे पदार्थ के होते हैं जो कि स्रोत से आने वाले विकिरणों का अवशोषण न करें। अलग अलग विकिरणों के लिए अलग अलग तरह के ये कोष्ठ पदार्थ को और विलायकों को काम में लेते हैं। नेक्स्ट दिखा रखा है मोनोक्रोमेटर। यह एक घूम सकने वाली प्रिज्म या ग्रेटिंग होती है। जिस पदार्थ का प्रतिदर्श कोष्ठ या जो सैंपल और बने हुए होते हैं, प्रतिदर्श कोष्ठ बना होता है, उसी पदार्थ की प्रिज्म या ग्रेटिंग बनी हुई होती है, और प्रिज्म के द्वारा अलग अलग तरंगदैर्घ्य वाली किरणों को पृथक किया जाता है, और यह मोनोक्रोमेटर का कार्य करता है। उसके बाद नेक्स्ट है फोटो डिटेक्टर या संसूचक। संसूचक जो है वो विकिरण ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में रूपांतरित कर लेता है। ये दो तरह के होते हैं, तापीय संसूचक और प्रकाश सूचक। उसके बाद जो है वो हम डिटेक्टर के बाद हम एम्पलीफाइंग सिस्टम देख रहे हैं। इसमें एम्पलीफायर क्या करता है, जो यहाँ पर विद्युत ऊर्जा में जो रूपांतरित कर रहे हैं उसको एक शेप देता है, या संसूचक के द्वारा विभिन्न प्राप्त जो विद्युत धारा एक प्रवर्धक के द्वारा प्रवर्धित होकर के एक अभिलेखीय उपकरण की लेखनी में एक अभिलेख पत्र पर चलती है, और अभिलेख पत्र पर विभिन्न आवृत्तियों और तरंगदैर्घ्य का जो प्रतिशत अवशोषण है, वो प्रतिशत अवशोषण को प्रदर्शित करने वाला एक ग्राफ या एक पीक्स जो है प्राप्त होती हैं, यह उस सैंपल का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब सवाल यह है कि जो बैंड स्पेक्ट्रम है उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। बैंड स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति को देखने के लिए हम यह समझ सकते हैं कि हमें पता है क्वांटम सिद्धांत के अनुसार किसी भी अणु की जो दो ऊर्जा स्तर है उसके बीच में जो अंतर होता है वो डेल्टा E होता है, और वो डेल्टा E किसके बराबर होता है, hν के बराबर होता है, और वो बराबर होता है hc/λ। अब ये जो एनर्जी है, जो एनर्जी गैप है, ये किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी अणु में चार तरह की ऊर्जा होती हैं। कौन कौन सी एनर्जी होती है? ट्रांसलेशनल एनर्जी, दूसरा उसमें मॉलिक्यूल में रोटेशनल एनर्जी होती है, तीसरा उस मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, चौथा उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है। ट्रांसलेशनल एनर्जी किसके कारण होती है? यह अणु के स्थानांतरण की गति के कारण होती है। रोटेशनल एनर्जी किसके कारण होती है? यह अणु के घूर्णन के कारण होती है। वाइब्रेशनल एनर्जी किसके कारण होती है? अणु के अंदर जो परमाणु हैं
एक दूसरे के सापेक्ष कंपन करने के कारण जो एनर्जी होती है वो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कौन सी होती है? अणुओं के अंदर, परमाणुओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके रीअरेंजमेंट के कारण जो एनर्जी होती है उसे हम जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कहते हैं। और बॉर्न ओपेनहीमर इक्वेशन क्या होती है? बॉर्न ओपेनहीमर इक्वेशन जो मैं लिख चुकी हूँ यही है कि ई ट्रांसलेशनल प्लस ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई इलेक्ट्रॉनिक इज़ इक्वल टू ई टोटल। इसको हम कह सकते हैं दिस इज़ इक्वल टू ई टोटल। और ये जो है बॉर्न ओपेनहीमर इक्वेशन हम इसको कहते हैं। और इन सभी एनर्जीज़ में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है, हाईएस्ट एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है। उसके बाद रोटेशनल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉनिक के बाद वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, वाइब्रेशनल के बाद रोटेशनल एनर्जी होती है, रोटेशनल के बाद जो है सबसे कम एनर्जी जो होती है वो ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है। ट्रांसलेशनल एनर्जी इतनी कम होती है कि इसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करते समय नेग्लिजिबल मान सकते हैं। अब चूँकि हमें पता है कि ये जो सारी एनर्जीज़ होती हैं मॉलिक्यूल की, ये क्वांटाइज्ड होती हैं। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है कि इनका एक निश्चित मान होता है। जैसे कि जो रोटेशनल एनर्जी होती है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है जे प्लस 1 h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई, ये होती है रोटेशनल एनर्जी की वैल्यू। यहाँ पर ये जे क्या है? जे जो है वो रोटेशनल क्वांटम नंबर है और जे की जो वैल्यूज़ होती हैं वो 0, 1, 2, 3, 4 इंटीजर्स नंबर होते हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट जो एनर्जी है जो मैंने बताई, इस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की बात कौन सी एनर्जी होती है? वो होती है वाइब्रेशनल एनर्जी। वाइब्रेशनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? वाइब्रेशनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है V प्लस हाफ h अपॉन 2 पाई √k/μ। अब इसमें V क्या है? व्हाट इज़ V? V वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है, इसकी वैल्यू भी 0, 1, 2, 3, 4 होती है। अतः जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो भी क्वांटाइज्ड होती है। उसके बाद हम सबसे कम एनर्जी वाली जो एनर्जी है वो कौन सी होती है? रोटेशनल एनर्जी। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट एनर्जी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो है -2 पाई स्क्वायर me4 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। इसमें जो n है वो मुख्य क्वांटम संख्या है, इसका मान 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। अतः इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड होती है। और चूँकि मैं बता चुकी हूँ कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है, उससे कम जो एनर्जी होती है वो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, उससे कम जो एनर्जी होती है वो रोटेशनल एनर्जी होती है। और इसी के आधार पर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। चूँकि जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को जो एनर्जी लेवल्स होते हैं जो कि हम n = 0 और n = 1 से प्रदर्शित करते हैं वो दूर दूर होते हैं। उसके अंदर जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उसको हम कहते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, जिसको कि हम V से प्रदर्शित करते हैं, कि जिसको हम कह सकते हैं V = 1 और V = 2। इसके अंदर जो एनर्जी लेवल और छोटे छोटे होते हैं उसको हम रोटेशनल एनर्जी लेवल J = 0, 1, 2, 3, 4 से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के अंदर वाइब्रेशनल लेवल होते हैं और वाइब्रेशनल लेवल के अंदर छोटे छोटे रोटेशनल लेवल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट उस पे आते हैं कि ये किस तरह से स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता है। स्पेक्ट्रम जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि ये जो फिगर है ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस पर एनर्जी को डिनोट कर रहा है और इसमें जो दूर दूर के एनर्जी लेवल्स दिखाए जा रहे हैं वो तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होते हैं। उसके अंदर जो एनर्जी लेवल्स हैं वो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक के अंदर वाइब्रेशन लेवल पाए जाएंगे और वाइब्रेशनल के अंदर रोटेशनल लेवल पाए जाएंगे। तो अगर हम मॉलिक्यूल को कम एनर्जी दे रहे हैं तो उसका केवल रोटेशनल लेवल चेंज होगा, जो कि दिखाया गया है फिगर में। प्योर रोटेशनल लेवल उसमें केवल J चेंज होगा, E सेम रहेगा, V सेम रहेगा, J चेंज होगा। फिर उसके बाद अगर हम उसको थोड़ी ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं तो उसका वाइब्रेशनल लेवल चेंज होगा और हमें पता है कि वाइब्रेशनल के अंदर रोटेशनल लेवल होते हैं, इसलिए वाइब्रेशनल के साथ साथ रोटेशनल लेवल भी चेंज होंगे। इसमें इलेक्ट्रॉनिक लेवल सेम होगा। और अगर हम मॉलिक्यूल को बहुत सारी एनर्जी दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक लेवल भी चेंज होगा, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर वाइब्रेशनल लेवल भी चेंज होगा, वाइब्रेशनल के अंदर रोटेशनल लेवल भी चेंज होगा। और इन सब का जो डिटेल्ड स्टडी है, इसी के आधार पर हम अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।